धुरंधर 2 के ट्रेलर में सुनने को मिला था यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। और फिल्म देखने के बाद मैं आपको यह कह सकता हूं कि सचमुच आप ही क्या, मैं भी इसके लिए रेडी नहीं था। फिल्म की लंबाई इतनी कि कई वेब सीरीज भी इसके खत्म होने से पहले खत्म हो जाया करती है, और एंगेजिंग ऐसी कि 2 मिनट की शॉर्ट फिल्म से भी ज्यादा ये 4 घंटे तक एंगेज करके रखती है। क्या कुछ है फिल्म में, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चर्चा करेंगे फिल्म धुरंधर द रिवेंज पर। कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनके बारे में बताने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिर शुरुआत कहां से करें, क्योंकि पूरी फिल्म ही एक तरह से रिसर्च योग्य है। एक फिल्म मेकर कितनी दूर की सोच के साथ फिल्म को बनाता है, उसकी कहानी लिखता है, उसका डायरेक्शन करता है, सब प्लॉट्स और ट्विस्ट के साथ दर्शकों को एंगेज करता है, लोकेशन डिसाइड करता है, एक्टर्स चुनता है, म्यूजिक, एक्शन, सब के लिए बेस्ट लोगों को चुनता है, और तब जाकर बनती है धुरंधर जैसी कोई फिल्म। धुरंधर आने वाले समय में रिसर्च करने योग्य फिल्म है कि कैसे फिल्म मेकिंग को लेकर किसी का इस तरह का विजन हो सकता है। धुरंधर द रिवेंज की कहानी 2002 से शुरू होती है, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि अब हमजा की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, तो फिल्म मेकर ने बिना किसी तरह का सस्पेंस क्रिएट किए हमजा की कहानी नहीं बल्कि जसकीरत की कहानी दिखानी शुरू की। यह फिल्म अपने वायलेंस के लिए भी जानी जाती है। ऐसे में जसकीरत के माध्यम से फिल्म के पहले 10 मिनट में जो कहर बरपाया गया है, वो दोबारा से इस बात का भरोसा दे देती है कि धुरंधर 2 पहले वाली से भी ज्यादा वायलेंट, ज्यादा थ्रिलिंग और ज्यादा एंगेजिंग होने वाली है। कहानी आगे बढ़ती है और पास्ट से घूमती हुई प्रेजेंट में आ जाती है, जहां अब रहमान डकैत की सियासत खत्म हो चुकी है, लेकिन फुल फ्लैश तरीके से एंट्री हो चुकी है एसपी असलम और मेजर इकबाल की। अब रहमान डकैत की भरपाई भी तो करनी थी, एंड आई विल से कि पहले पार्ट में जिस तरह से अक्षय खन्ना का ऑरा देखने को मिला था, ऐसा लग रहा था कि अक्षय खन्ना के बिना सेकेंड पार्ट में कमी सी फील होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत इफेक्टिवली लिखा गया है, जहां कहानी हर वक्त एक रफ्तार पकड़ के रखती है। एक लंबी कहानी को गाने के अंदर ही समेट देना बेहतरीन स्क्रीन प्ले को दर्शाती है। फिल्म कहीं पर भी अपना चार्म नहीं खोती है, इंटरेस्टिंग वे में छोटे छोटे सब प्लॉट्स और कुछ बेहतरीन ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ती रहती है, और एक ऐसा इंटरवल ब्लॉक देखने को मिलता है मानो अब क्या ही होगा। और एक अच्छी एंगेजिंग फिल्म की यही खासियत होती है कि सरप्राइजेस बनाए रखती है कि अगले सीन में जाने क्या ही दिखा दे। फर्स्ट हाफ में ही 1-2 ऐसे कैरेक्टर्स की एंट्री होती है जिनके नाम में थोड़ा चेंज जरूर किया गया है, लेकिन उनका लुक ऐसा रखा गया है कि आप ऐसे भी गेस कर लेंगे कि ये कौन सा रियल लाइफ किरदार है। कैरेक्टर्स की एंट्री एक बार फिर सीन को वजनदार बनाने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि स्लो मोशन में आते हुए भारी बीजीएम यूज कर लिया तो एंट्री दमदार हो गया, नहीं, बस एक तरह का ऑरा फील होता है उस कैरेक्टर का। फॉर एग्जाम्पल अजीत डोभाल का एंट्री सीन, इस सीन में जब उनकी एंट्री होती है तो सीन में पहले से जो एक रॉ ऑफिसर होता है वो खड़ा हो जाता है। इवन स्लो मोशन में सिगरेट जलाते हुए जैसे अजय सान्याल एंट्री लेते हैं, ऐसा लगा मानो मैं भी खड़ा हो जाऊं। मतलब वो किरदार इतना रियल फील होता है। फिल्म में खुशमक खुशमक टाइप का एक सॉन्ग के लिए एक सिचुएशन रखी जाती है, जहां पिछले पार्ट में अक्षय खन्ना ने बवाल काट दिया था, इस बार भी सेम लोकेशन, सेम कैमरा एंगल्स और सेम सिचुएशन में एक गाना रखा गया है, जहां अक्षय खन्ना की जगह बस रणवीर सिंह नजर आते हैं। अक्षय खन्ना वाले सॉन्ग जैसा ये इफेक्टिव तो नहीं लगता, बट ये अपने तरीके से देखने में अच्छा लगता है। सॉन्ग ट्रांजिशन भी सीन को इंटरेस्टिंग बनाने का काम करते हैं। ये होता क्या है, जिस प्रकार से एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन किसी कैरेक्टर से होता हुआ कैमरा जो है वो आसमान पर जाकर खत्म होता है। अब अगला सीन उसी आसमान से, उसी शॉट से शुरू होगा, और कैमरा जब नीचे आता है तो सीन बदल चुका होता है। मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से क्रिएटिव तरीके से एक सीन से दूसरे सीन पर जंप मारा जाता है। उसी प्रकार से एक सीन से दूसरे सीन पर जाने के लिए जब ऑडियो का यूज होता है, गाने का यूज होता है, तो वो कहलाता है सॉन्ग ट्रांजिशन। जैसे एक सीन खत्म होने वाला है, अब मान लो वो एक इमोशनल सीन है, लेकिन उस सीन में कोई रीजनल काइंड ऑफ सॉन्ग बीजीएम में सुनाई देता है। अब एक्चुअली वो रीजनल सॉन्ग अगले आने वाले सीन का बीजीएम होता है, जिसकी शुरुआत पिछले सीन से ही कर दी जाती है। इसका भी सीन पर एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। इस फिल्म में भी बाजीगर और बाजीगर को कव्वाली के रूप में बना के सॉन्ग ट्रांजिशन में यूज किया गया है। मैं इसे ब्रिलियंट फिल्म मेकिंग भी कहूंगा, जहां कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे थे या पाकिस्तान से नफरत एंड ऑल कह रहे थे, उन्हें भी फिल्म में जवाब मिल जाता है जब हमजा प्रॉपर वे में समझाता है कि वो जिन्हें मार रहा है वो ना इधर के लिए अच्छे हैं ना उधर के लिए अच्छे, मतलब ना भारत के लिए अच्छे हैं ना पाकिस्तान के लिए। तो ऋतिक भैया या अनुराग कश्यप भैया की भी नाराजगी इस बार दूर हो जाएगी।
फिल्म का सेकेंड हाफ सिर्फ आपके कलेजे को ठंडक देने का काम करता रहेगा, एक एक सीन सेटिस्फेक्शन देने का काम करता है, वो चाहे अननोन किलर वाला पार्ट हो या इवन कुछ ऐसे ट्विस्ट जो अनएक्सपेक्टेड थे। इस फिल्म का सारा निचोड़ है इसका क्लाइमैक्स, और ऐसा नहीं है कि क्लाइमैक्स एक्शन खून खराबे से भरा हुआ है, खून खराबा और एक्शन प्री क्लाइमैक्स में है, बट क्लाइमैक्स एक ऐसे सस्पेंस के साथ आता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अनएक्सपेक्टेड सस्पेंस इन क्लाइमैक्स, ये सस्पेंस देख के आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। अच्छा, बड़े साहब को लेकर कुछ क्रिएटर्स ने बड़ी तबाही मचा रखी थी कि बड़े साहब के रोल में फलाना देखने को मिलेगा तो फलाना देखने को मिलेगा, मतलब कभी गोविंदा तो कभी इमरान हाशमी, कभी अक्षय कुमार तो कभी ऋतिक रोशन। खैर इतना डीप नहीं जाते हैं, ये सब तो व्यूज बटोरने का एक तरीका होता है। इतना तो वो भी जानते थे कि इनमें से कोई भी इस किरदार को नहीं निभाने वाला है। सेकेंड हाफ में डीमोनेटाइजेशन को लेकर अच्छा सीन देखने को मिलता है। हमने तो टीवी पर बस मोदी जी को बोलते देखा था कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। इसका इंडिया के कुछ लोगों पर और पाकिस्तान में कैसा असर हुआ था वो बहुत सेटिस्फाई करता है। इसलिए मैंने कहा था कि भाई सेकेंड हाफ सिर्फ आपको तृप्त करता रहेगा, अंदर से आपको खुशी मिलती रहेगी, देश के प्रति जज्बात उभरते रहेंगे, लिटरली भारत माता की जय के नारे लगते हैं। ट्रेलर में आपने एक आतंकवादी का डायलॉग सुना होगा, हिंदू बड़ी कायर कौम होती है, तो वही एक्टर विवेक सिन्हा इस बार भी देखने को मिलते हैं, और उनका और अजय सान्याल का फर्स्ट पार्ट वाला जो सीन था वो इस बार पूरा होता है, जो अगेन दिल को सुकून देता है। क्लाइमैक्स का एक्शन इतना बेहतरीन कोरियोग्राफ किया गया है कि आप शॉक्ड रह जाएंगे, वो चाहे गोलीबारी के सीन हो या फिर ब्लास्ट के। एक्टिंग की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये रणवीर सिंह का बेस्ट है। वो अपने किरदार में जिस तरह की डेप्थ लेकर आए हैं, जिस तरह के लेयर्स उनकी एक्टिंग में देखने को मिलते हैं, नो डाउट वो उन्हें एक जबरदस्त एक्टर के तौर पर स्थापित करते हैं। ऐसा नहीं कि सीरियस रोल में वैराइटीज नहीं होती, सीरियस किरदार भी अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीकों से उसमें सीरियसनेस दिखाई जा सकती है, जो रणवीर सिंह ने दिखाई भी है। उनकी आंखें बोलती है फिल्म में। संजय दत्त का रोल इस बार और बड़ा है, और पहले से इस बार उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ है। कुछ गाली गलौज, एक्चुअली काफी गाली गलौज है, लेकिन उसके बाद भी ये किरदार इंप्रेसिव लगता है। आर माधवन बेहतरीन काम करते देखे जा सकते हैं, उनकी प्रेजेंस मात्र सीन को भरने का काम कर जाती है। एक फनी किरदार मुझे याद आया, रहमान डकैत की बीवी वाला रोल जिसे सौम्या टंडन ने निभाया था। उसने पिछले पार्ट में भी गुस्से में रहमान डकैत को एक चाटा मारा था, और उनका उतना ही सीन था, लगभग एक आध सीन और था। और इस बार भी उनका मात्र एक ही सीन है जिसमें वो आकर हमजा को चाटा मारती है, एंड फॉर सम रीजन उसे देखते ही फील हो गया था, ये एक्सपेक्टेड था कि वो हमजा को चाटा ही मारने आई है बस। अर्जुन रामपाल पहले से भी ज्यादा कन्विंसिंग तरीके से इकबाल के किरदार को निभाते हैं। अर्जुन रामपाल का पूरा करियर एक तरफ और ये फिल्म एक तरफ। एक्चुअली ये लाइन फिल्म के और बहुत से एक्टर्स के लिए कही जा सकती है। राकेश बेदी अपने चार्म को कायम रखते हैं और कुछ मौकों पर तो महफिल लूट लेते हैं। उनके छोटे छोटे कॉमेडी हरकतें फिल्म में सांस की तरह काम करते हैं। दानिश पंडौर जिन्होंने उजैर का किरदार निभाया था, उनका शुरुआती पार्ट इफेक्टिव लगा, फिर उसके बाद फिल्म में वो ज्यादा कुछ करते नहीं देखे गए। सारा अर्जुन का रोल पहले से कम है, बट उन्हें पहले से थोड़ा अलग कुछ करने का मौका मिला, जहां वो इमोशनल सीन और एक मां का किरदार को भी अच्छे से निभाती देखी जा सकती है। मेकअप आर्टिस्ट की अलग से तारीफ बनती है, जिन्होंने कुछ किरदारों को ऐसा दिखाया कि लगा ये तो सच में वही है। वायलेंस वाले सीन में तो कमाल का मेकअप था ही। फिल्म का डायरेक्शन अव्वल दर्जे का देखने को मिलता है। आप ढूंढते रहिए कि कुछ गलती पकड़ में आ जाए, बट आपके हाथ केवल मायूसी लगेगी। आदित्य धर अपने क्राफ्ट में इतने परफेक्ट फील होते हैं कि लगता है मानो उन्हें हर डिपार्टमेंट को उन्होंने खोल के पी लिया हो। एक्शन सीन में बेहतरीन साउंड डिजाइन देखने को मिलता है। गन शॉट्स वाले सीन में एक साथ 200 गोलियों की आवाज अलग अलग गन से। अब वो गोलियां किस सरफेस पर लग रही है उसकी अलग साउंड आएगी। कोई सीमेंट की दीवार पर है तो उसका अलग साउंड आएगा, कोई लोहे की रॉड पे लगी है तो उसका अलग साउंड आएगा, अनाज की बोरी में गोली लगी है तो उसका साउंड अलग आएगा। तो बहुत सारी आवाजें एक साथ क्रिएट करके साउंड डिजाइन किया गया है, और साउंड डिजाइन इतना निखर के आता है कि पूछिए मत। इतनी डिटेलिंग में आतंकियों को मारते दिखाया गया है कि भले फिल्म में 2 मिनट में उसे मारता दिखा दिया गया हो, लेकिन एक्चुअली में उन आतंकियों का एक इतिहास रहा है जिस पर अलग से चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों के पिछवाड़े से बहुत धुआं निकलने वाला है, सीरियसली। गाने अगेन ऐसे चुन चुन कर डाले गए हैं कि सीन अलग ही लेवल पर चला जाता है। तमा तमा सॉन्ग के एक सीन में दफनाते हुए हाथ उठाने वाला सीन है, मतलब दुखी सीन में जो म्यूजिक सेट किया गया है उससे एक अलग तरह की कॉमेडी फील होती है। मतलब ये पॉजिटिव वे में बताया मैंने। तो यार बहुत कुछ है इस फिल्म में डिस्कस करने के लिए, जिसे आगे भी किसी एपिसोड में करते रहेंगे। फिल्म तो खैर आपको मिस नहीं करनी चाहिए, इसमें तो कोई बोलने वाली बात है ही नहीं। हैव अ नाइस डे।